गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गणेश कंवर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीएससी बीएड फर्स्ट थर्ड ईयर का पेपर है जेंडर इशू इन एजुकेशन। जेंडर इन एजुकेशन का फर्स्ट यूनिट है जेंडर मुद्दे एवं अवधारणाएं के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी। पिछले वीडियो में अपन ने रूढ़िवादिता के बारे में अध्ययन किया था, उसके बारे में चर्चा की थी, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त की थी कि रूढ़िवादिता क्या है, उसको समाप्त कैसे कर सकते हैं, उसका अर्थ क्या है, उसके बारे में अपन ने सारी चर्चा की। आज का वीडियो अपना है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण किसे कहते हैं, सशक्तिकरण का क्या अर्थ है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सशक्तिकरण शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, श प्लस शक्ति प्लस करण। इसका सामूहिक अर्थ है शक्ति का विस्तार। मतलब कि जो कहने का मतलब है कि सशक्तिकरण शब्द जो है वो 3 शब्दों से मिल करके बना है, 3 शब्दों के मेल से बना है, स प्लस शक्ति प्लस करण। इसका सामूहिक अर्थ है शक्ति का विस्तार। जो शक्ति है उसका विस्तार होना, निरंतर चलते रहना, कभी भी किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आना। तकनीकी रूप से सशक्तिकरण का अर्थ प्राप्त कौशलों के विकास से लगाया जाता है। कह रहे हैं कि जब टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो गया तो टेक्नोलॉजी के अनुसार, टेक्नोलॉजी के रूप में सशक्तिकरण का जो अर्थ है उसका अर्थ निकलता है कौशलों के विकास से। जो भी हमारे अंदर बच्चों के अंदर जो कौशल होता है, उन कौशलों का विकास किस प्रकार से किया जाता है, उससे सशक्तिकरण का अर्थ निकाला गया है, अर्थ जोड़ा गया है। इसके साथ साथ ही आत्मनिर्णय लेने की योग्यता का विकास करने से भी लगाया गया। और इसके साथ साथ बालक के कौशलों का विकास का तो बताया ही गया है, उसके साथ साथ उन बालकों के अंदर खुद के अंदर आत्मनिर्णय लेने की, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। जब खुद के अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा तो वह कोई भी निर्णय आसानी से ले सकेगा, वह चाहे खुद का निर्णय हो चाहे किसी और का निर्णय हो। उस निर्णय को भी सशक्तिकरण से जोड़ा गया है। सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है। क्या है? इस सशक्तिकरण को एक प्रक्रिया माना गया है जिसके अंतर्गत सूचनाएं प्रदान करके, सशक्तिकरण के द्वारा सूचनाएं प्रदान करके, मतलब कोई भी कैसी भी सूचना हो उसको हम प्रदान प्राप्त कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी भाग लेकर इसके आधिपत्य को सुदृढ़ किया जाता है। मतलब कि जो निर्णय लेने की प्रक्रिया, कोई भी किसी चीज़ के लिए हम जो निर्णय लिया जाता है, उस चीज़ के बारे में निर्णय लेकर के अपने आप को सुदृढ़ बनाया जाता, मजबूत बनाया जा सकता है। और जो हमारा जीवन है उसको एक आकार देने के लिए चयन एवं कार्य स्वतंत्रता का विस्तार भी सशक्तिकरण से संबंधित होता है। कह रहे हैं कि जो हमारे शरीर का आकार बनाया जाता है, उसको चयन किया जाता है, या उसको कोई भी कार्य करने की जो स्वतंत्रता दी जाती है, स्वतंत्रता का विस्तार निरंतर चलता रहता है, उसी को सशक्तिकरण से संबंधित बताया गया है या सशक्तिकरण के संबंधित होता है। संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग के द्वारा सशक्तिकरण को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि यह लोग शक्ति, क्षमताएं, योग्यताएं तथा पहुंच प्रदान करने की प्रक्रिया है। कह रहे हैं कि किसके? संयुक्त राष्ट्र और उच्च आयोग के द्वारा जो सशक्तिकरण को परिभाषित किया गया है उसके अनुसार ये बताया गया है कि लोगों की जो शक्ति है, लोगों के अंदर जो शक्ति, क्षमताएं और योग्यताएं हैं तथा पहुंच है, उसको प्राप्त करने की, प्रदान करने की एक प्रक्रिया माना गया है, जिनको पुनः अपने जीवन के अंदर परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है। और जो भी अपने समुदाय है, उन समुदायों के अंदर सुधार लाने के लिए भी, अपने भाग्यों को प्रभावित करने के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। तो संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग के अनुसार ये कहा गया है कि जो भी हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार से परिवर्तित होते हैं, अपने समुदाय के अंदर जो सुधार लाया जाता है, समाज का जो समूह है उस समूह के अंदर जो सुधार लाया जाता है, उसके लिए भी सशक्तिकरण बहुत उपयोगी है। और हमारा जो भाग्य है, भाग्य को प्रभावित करने के लिए भी सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है। सशक्तिकरण का महत्व, सशक्तिकरण की क्या महत्वता है? सशक्तिकरण की महत्व निम्न प्रकार के बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हिंसा की कमी। वर्तमान समय में हिंसा में कमी सशक्तिकरण का ही परिणाम है।
जो आज के समय में जो हिंसा की कमी है, पहले चारों तरफ हिंसा फैली हुई थी, वो हिंसा को आज समाप्त कर दिया गया और धीरे धीरे इसमें जो कमी आई है वो किसकी वजह से? सशक्तिकरण की वजह से ही आई है। आज शिक्षा ने मानव समाज को इतना मजबूत बना दिया है कि वह किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना करने के लिए तैयार है। कह रहे हैं कि शिक्षा का आज हमारे जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्व है। शिक्षा की वजह से ही जो हिंसा फैली हुई थी तो उसको उसने समाप्त कर दिया। तो शिक्षा ने आज इंसान को, व्यक्ति को इतना मजबूत बना दिया है कि चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा हो जाए तो हिंसा का सामना करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और हम हिंसा करने के लिए तैयार हो सकते हैं। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार में कमी। सशक्तिकरण के परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार में भी कमी आई है। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो गया है और प्रत्येक बुराई के लिए आवाज़ उठाने लगा है। जो हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ था तो वो सशक्तिकरण के कारण वो भ्रष्टाचार जो है उसमें कमी आने लगी है। सशक्तिकरण के परिणाम के अनुसार ही भ्रष्टाचार के अंदर कमियां आने लगी, उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जाने लगा है। और आज प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना, हर एक व्यक्ति के अंदर अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो गया। वह अपने व्यक्ति का चाहे कोई भी कर्तव्य हो, चाहे उसका कोई भी अधिकार हो, वह अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो चुका है। उसका अपना जो अधिकार है उसको वह किस प्रकार से यूज़ में लेता है, उसको किस प्रकार से अपने अधिकार को कैसे जताना है, इसके लिए वह खुद जागरूक हो गया। वह अपने आप जानकारी प्राप्त करने लग गया है तथा प्रत्येक बुराई के लिए आवाज़ उठाने लगे। चाहे कैसे भी समाज के अंदर हो, हमारे देश के अंदर हो, कहीं पर भी कोई भी बुराई हो, उस बुराई के लिए वह आज भी समाज के अंदर आवाज़ उठाने लगा है। तो इन सब में किसका सहयोग है? सशक्तिकरण का ही सहयोग है। सशक्तिकरण के कारण शिक्षा का प्रभाव हुआ, शिक्षा को बढ़ावा मिला और उसी की वजह से भ्रष्टाचार में धीरे धीरे कमी आने लगी है। नेक्स्ट पॉइंट है गरीबी में कमी। शक्ति के विकास द्वारा अब पुरुषों के साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर परिवार की आर्थिक समस्या को दूर करती है, जिससे गरीबी में भी कमी आई। कह रहे हैं सशक्तिकरण का अर्थ बताया है शक्ति का विस्तार होना, कि हर एक व्यक्ति के अंदर जब शक्ति आ जाती है तो शक्ति निरंतर चलती रहती है, शक्ति कभी भी रुकती नहीं। तो शक्ति के आधार पर ही हर एक पुरुष और महिला एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके परिवार की जो आर्थिक समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को समाप्त करने में लगे हुए हैं, उस समस्या को दूर करने में लगे हुए हैं, जिससे कि उनकी जो गरीबी है वो गरीबी के अंदर भी कमी आई है। दोनों मिलकर अपना कार्य करते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए दोनों एक दूसरे के सहयोग से अपनी गरीबी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय विकास को कैसे बढ़ावा दिया गया है? वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से देश के राष्ट्रीय विकास की सहायता कर रहा। कह रहे हैं कि हमारे देश के जितने भी व्यक्ति हैं तो वह व्यक्ति आज के समय, वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई उपाय ढूंढ करके वह हमारे देश की जो राष्ट्रीय विकास है उस राष्ट्रीय विकास में सहायता कर रहे हैं। और ये सशक्तिकरण के द्वारा ही संभव हुआ है। और ये किसके द्वारा हुआ? जब हम राष्ट्र के विकास की सहायता कर रहे हैं तो वो किसके द्वारा? सशक्तिकरण के द्वारा ही इसको संभव बनाया गया है। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्लियर करते हैं। महिला सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जो एक बार प्राप्त करने के बाद स्वयं संयोजित या संवादित प्रक्रिया है। कह रहे हैं कि जो महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया है, अवधारणा जो है, वो एक बार खुद को प्राप्त होने के बाद वह स्वयं ही संयोजित हो जाती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार सशक्तिकरण का शाब्दिक अर्थ है किसी व्यक्ति को कार्य करने की शक्ति या सत्ता प्रदान करना। मतलब कि सशक्तिकरण का अर्थ क्या बताया है? शक्ति को प्राप्त करना या फिर कोई भी कार्य करने की शक्ति या सत्ता को प्राप्त करना ही सशक्तिकरण कहलाता है। अपने जीवन तथा निजी स्थितियों में वह है उन पर अधिक नियंत्रण प्रदान करना। कह रहे कि जो अपना जीवन है तथा जो हमारी इन स्थितियां हैं उनके आधार पर हमारे जो जीवन के ऊपर अधिक से अधिक नियंत्रण करना
चाहिए। इस प्रकार सशक्तिकरण व्यापक संदर्भ में स्वयं के जीवन पर नियंत्रण, निर्णय क्षमताओं और संसाधनों का उचित उपयोग, सुरक्षा, वांछनीय शैक्षणिक और आर्थिक जीवन स्तर पर स्वयं मूल्यांकन कर अपनी क्षमताओं एवं साधनाओं के आधार पर उन्नति की ओर अग्रसर होना है। कह रहे कि जब हम खुद अपने जीवन के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, नियंत्रण करेंगे तो ही हम सशक्तिकरण के द्वारा हमारे जीवन के अंदर जितने भी जो अवसर प्राप्त होते हैं उनको हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। उनमें कई प्रकार की समस्याएं भी होती है, कई प्रकार के अच्छे कार्य भी होते हैं। हम हमारे जीवन का जो हमारा आर्थिक जीवन का जो स्तर है हम उसको स्वयं किस प्रकार से बढ़ावा दे सकते हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके अंदर जो उतार चढ़ाव आता है उसके ऊपर हम नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जब हम हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार से नियंत्रण कर लेंगे तो उसी के आधार पर हमारे जीवन को उन्नत बनाने की हमारे अंदर क्षमता भी प्राप्त हो जाएगी और हमारे जीवन को हम निरंतर आगे बढ़ा सकते हैं। जीवन के अंदर जो भी जितने भी कार्य होते हैं, जो समस्याएं होते हैं, उनको हम अच्छे से समाप्त कर सकते हैं, उसको पूरा भी कर सकते हैं। उसमें हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता है, हमें किसी प्रकार की कोई झिझक नहीं होती है। सशक्तिकरण एक व्यक्तिगत और सामूहिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक व्यक्तिगत भी है और एक सामूहिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि समूह में शामिल होने पर हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य अक्सर जो भी उनकी जो जागरूकता होती है उस जागरूकता का विकास करते हैं, उसको विकसित करने का कार्य करते हैं। इसी संदर्भ में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा है जो अनेक अंतर संबंधित और परस्पर सहायता देने वाले कारक जैसे स्त्रियों की समिति, भेदभाव, लिंग समानता की दृष्टि से अधिकार तथा अवसर आदि को निरंतरता से संबंधित है। तो इसी के आधार पर जो महिला सशक्तिकरण है उसके अंदर कई प्रकार की अवधारणाएं दी, उसके अंदर कई अंतर संबंधित भागों में जो उसके परस्पर उसकी कई प्रकार से सहायताएं की गई है। तो इसके कारण जैसे कि जो भी स्त्रियों की जो समिति होती है उस समिति के द्वारा उसके अंदर जो भेदभाव है, लिंग समानता की दृष्टि है, अधिकार तथा अवसर, इन सभी को निरंतर चलते रहने से, इन सशक्तिकरण से इसका निरंतर संबंधित कोई ना कोई उससे जुड़ा हुआ है। महिला सशक्तिकरण की विशेषताएं निम्न प्रकार से है। पहला, आत्मनिर्भर होना। शिक्षा के द्वारा महिला की समझ में वृद्धि हुई, जिससे आत्मनिर्भर बनने की सोच एवं इच्छाएं जागृत हुई। कह रहे हैं कि शिक्षा की वजह से, शिक्षा के कारण ही महिलाओं के अंदर समझ आई, समझ में उसकी वृद्धि होने के कारण से उसके अंदर खुद के अंदर आत्मनिर्भर बनने की सोच में परिवर्तन हुई, इच्छाएं जागृत होने लगी। देश की शिक्षित महिलाओं ने आत्मनिर्भर होकर घर के बाहर की दुनिया को जीत लेने का सपना बुना तथा कुछ हद तक उसे पूरा भी किया। कह रहे हैं कि जब शिक्षा के प्रति वे जागरूक होकर वे शिक्षा के द्वारा वे खुद शिक्षा प्राप्त करके वे खुद आत्मनिर्भर बन गई, उसके अंदर कई प्रकार की इच्छाएं जागृत होने लगी। तो उसी की सहायता से हमारे देश की जो महिलाएं हैं, शिक्षित जो महिलाएं हैं, वे खुद आत्मनिर्भर बन करके आत्मनिर्भर होकर घर से वह बाहर निकली है, घर से बाहर निकल कर दुनिया को जीत लिया है। उन्होंने उनका जो सपना था उस सपने को वे उन्होंने साकार कर दिया, उसको पूरा कर दिया। परंतु किसके द्वारा? शिक्षा के आधार पर। शिक्षा का जब सहयोग मिला, शिक्षा से ज्ञान प्राप्त किया, तो उसी के आधार पर वह घर से बाहर निकलकर जो भी उसका सपना था दुनिया को लेकर के उस सपने को उसने जीत लिया है, उसने अपने सपने को बना लिया है। तो कुछ हद तक उसने पूरा भी, और कुछ शिक्षित महिलाओं ने उस सपने को कुछ हद तक पूरा भी कर दिया है। विवाह की निर्धारित आयु। एक शिक्षित महिला अपनी लड़कियों के विवाह की आयु का निर्धारण स्वयं करती। कह रहे हैं कि जो एक पढ़ी लिखी लड़की होती है वह अपने बच्चों की जो शादी करती है, तो शादी करने की जो उम्र जो होती है वो खुद स्वयं निर्धारित करती है कि मुझे मेरे बच्चों की शादी किस उम्र में करनी है, किस उम्र में करने से मेरे बच्चों का फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा उनसे, वह अपने जीवन में सफल किस प्रकार से हो सकते हैं। तो एक शिक्षित महिला ही इस कार्य को कर सकती है। प्राचीन रूढ़िवादी विचारधाराओं को पीछे छोड़कर नवीन विकासशील विचारधाराओं को अपनाकर वह अपने बच्चों की शिक्षा एवं संपत्ति के बारे में निर्णय ले सकती। जो प्राचीन काल की रूढ़िवादी विचारधाराएं थी उन सबको छोड़ करके नवीन विकासशील जो विचारधाराएं हैं उनको अपनाया गया है, और वह उसी के नवीन विकासशील विचारधाराओं के द्वारा ही, उसकी सोच के द्वारा ही वह अपने बच्चों की शिक्षा एवं संपत्ति के बारे में भी आसानी से निर्णय ले सकती है। मानव अधिकारों की समझ। महिला सशक्तिकरण के प्रमुख
विशेषता है कि प्रत्येक स्त्री मानव अधिकार की समझ। महिला सशक्तिकरण की प्रमुख विशेषता है कि प्रत्येक स्त्री को मानव अधिकार का ज्ञान हो। महिला सशक्तिकरण को एक विशेषता के रूप में माना गया और हर एक व्यक्ति प्रत्येक स्त्री को मानव अधिकार का ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक स्त्री का जो भी जीवन को सफल बनाने के जो उसका लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसको मानव अधिकार का ज्ञान होना जरूरी है। अगर मानव अधिकार का ज्ञान नहीं होगा तो वह कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके अंदर मानव अधिकार का ज्ञान होना जरूरी है। वर्तमान समय में आज भी स्त्रियां अपने जो भी अधिकार हैं उन अधिकारों के लिए लड़ रही है और उन अधिकारों और अपने जो अधिकार है उन अधिकारों को प्राप्त करके जो भी स्वतंत्रता या समानतापूर्वक जो जीवन यापन करना, जीवन को व्यतीत करना है, उसके लिए वह कोशिश कर रही है कि जो भी हमारा अधिकार है उस अधिकार को हम प्राप्त करके, अधिकारों को प्राप्त करके हमारा जो जीवन है उस जीवन को संतुष्टिपूर्वक व्यतीत करने के लिए, शांतिपूर्वक व्यतीत करने के लिए, जीवन को आगे बढ़ावा देने के लिए हमें समानता और स्वतंत्रतापूर्वक हमारा जीवन यापन करना, हमें हमारा जीवन व्यतीत करना है। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हाल ही में कानून बनाया गया। कह रहे हैं कि जो भी घर परिवार की जो भी हिंसाएं होती, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उन लड़ाई झगड़ों को रोकने के लिए आज हाल ही में अभी तुरंत ही कोई एक कानून बनाया गया है। उसके आधार पर मानव अधिकार का ज्ञान भी सभी स्त्रियों को होना चाहिए। मतलब इन चीज़ों को समाप्त करने के लिए, घरेलू हिंसाओं को समाप्त करने के लिए जो भी अधिकार वगैरह जो नियम होते हैं, उन सब नियमों के बारे में हर एक महिला का अधिकार है, मानव अधिकार है कि उसे हर एक चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अगर हर एक स्त्री को जब हर एक चीज़ के बारे में पता होगा तो ही वह अपने जीवन को सरल रूप से व्यतीत कर सकती, सरल रूप से अपने जीवन यापन कर सकती है। तो हर महिला को अधिकार है कि जो भी जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों को कैसे करना, क्या करना है, कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे क्या प्राप्त करनी है, तो वो सारा उसका एक अधिकार है। इन सब चीज़ों को जानने का उसका एक अधिकार है और अधिकार को जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, अपने जीवन को संतुष्टिपूर्वक व्यतीत करने के लिए इन सभी चीज़ों का उसका अधिकार है कि वह अपने जीवन को कैसे व्यतीत करे। नेक्स्ट पॉइंट है बालकों की परवरिश। बालकों की परवरिश किस प्रकार से की जाए। शिक्षा के द्वारा स्त्रियों में अपने बच्चों की परवरिश से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा ही स्त्रियों को पता चला है कि हम हमारे बच्चों की परवरिश किस प्रकार से करें। शिक्षा के ज्ञान के द्वारा ही वे अपने बालकों की परवरिश से संबंधित जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त किया है। उन्होंने साफ सफाई एवं प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने का ज्ञान प्राप्त होता है। कह रहे हैं कि उन्हें शिक्षा के आधार पर, शिक्षा के द्वारा साफ सफाई के बारे में, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको कैसे बनाए रखना है, उनसे जो बातें सीखने को मिलती है, उनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बारे में भी ये सारी चीज़ें भी हमें शिक्षा के आधार पर ही प्राप्त होती है। जब शिक्षा प्राप्त की तो शिक्षा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसी के आधार पर हम हमारे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमें साफ सफाई वगैरह किस प्रकार से करनी है, हमारे बच्चों की देखरेख हमें किस प्रकार से करनी है, तो ये सब चीज़ें हमें शिक्षा के आधार पर ही प्राप्त होती है। वह अपने मन और धन पर नियंत्रण रख सकती। कह रही कि वह खुद अपने मन के ऊपर, अपने धन के ऊपर तो नियंत्रण रख सकती, काबू पा सकती है, पर अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जागरूकता उत्पन्न होती है और शिक्षा के आधार पर ही वह जागरूक होकर के अपने बच्चों को स्कूल भेजना, किस प्रकार से भेजना, कैसे करना, तो वह बच्चों के प्रति भी जागरूक हो रही है। शिक्षित स्त्रियां अपने विचारों से परिवार में पड़ोस को प्रभावित भी करती। जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो अपने विचारों के द्वारा अपने परिवार को भी और अपने पड़ोस को भी प्रभावित करती, उनको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी देती रहती, जिससे कि वह हर एक चीज़ से जागरूक होती हैं, जिससे वह भी स्वास्थ्य, सफाई आदि उपयुक्त गुणों को अपनाती है और जिसके परिणाम स्वरूप महिला सशक्तिकरण की विशेषता महत्वपूर्ण होती है। और जब एक पढ़ी लिखी लड़की अपने परिवार और पड़ोस में हर एक चीज़ के बारे में अच्छी बातें बताती है, अच्छी शिक्षाएं देती है, तो जिससे वह आसपास की महिलाएं भी जागरूक होती है और उन्हीं के आधार पर वह भी अपने आप में अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने घर की साफ सफाई के प्रति और अपने गुणों को भी नई नई प्रकार से अपनाती है। इसीलिए महिला सशक्तिकरण की विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन कौन से सुझाव हैं? महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ यानी मजबूत बनाने के लिए सुझाव निम्न प्रकार से है।
महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं की उस क्षमता से है जिससे वे अपने जीवन से जुड़े प्रत्येक फैसले स्वयं ले सकती। कह रहा है कि महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य उनसे है जो महिलाओं के अंदर वो क्षमता उस क्षमता से है जिससे जो भी फैसला है वो उसके जीवन से जुड़ा हुआ है और उस जीवन से जो फैसले जुड़े हुए हैं उनको खुद प्रत्येक फैसले को वह स्वयं ले सकती है, उसी से जुड़ा हुआ है। अपने जीवन से जितने भी जुड़े हुए फैसले हैं उन फैसलों को वह खुद अपने आप ले सकती है तथा परिवार एवं समाज में अच्छी तरह से रह सकती है। दूसरे शब्दों में समाज में उनमें वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए सक्षम महिला सशक्तिकरण है। अतः महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ सुझाव निम्न प्रकार से है। तो पहला पॉइंट है, महिला सशक्तिकरण के लिए लड़कियों को शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक लड़की को शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। चाहे कोई भी लड़की हो, उस लड़की की शिक्षा को लेकर के पूर्ण रूप से हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षित लड़की ही एक शिक्षित राष्ट्र का निर्माण करती है। स्त्री शिक्षा के लिए प्रत्येक राज्य में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। कह रहे हैं कि स्त्री शिक्षा के लिए स्त्री शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हर एक राज्य के अंदर विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, विश्वविद्यालय होना चाहिए जिससे कि महिलाएं आराम से शिक्षा प्राप्त कर सकें, जिससे कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो भी मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती वे बाधाएं उत्पन्न ना हो, वो आराम से शिक्षा प्राप्त कर सकती है। लड़कियों को शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाए जाए तथा उनके परिवार को बालिका शिक्षा के लिए प्रेरित भी किया जाए। कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए जो शिक्षा है वो अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। हर एक लड़की को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए तथा शिक्षा निःशुल्क प्राप्त होनी चाहिए। उस लड़की से किसी प्रकार की कोई भी फीस वगैरह नहीं लेनी चाहिए, उनको निःशुल्क शिक्षाएँ देनी चाहिए और उनके परिवार को लोगों को लड़की की शिक्षा को लेकर बार बार प्रेरित भी किया जाना चाहिए। उनको शिक्षा को लेकर के जागरूक बनाना जरूरी है। गाँवों में मलिन बस्तियों में रहने वाली लड़कियों के लिए शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए तथा उनके शैक्षिक एवं मानवीय अधिकारों का ज्ञान भी कराया जाए। कह रहे हैं कि जो गाँव के अंदर कच्ची बस्तियों में रहने वाली जो लड़कियां होती उनको भी शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए, उनको भी शिक्षा के प्रति जानकारी देनी चाहिए, जिससे कि वह उनका जो शैक्षिक स्तर है और मानवीय जो अधिकार है उनका ज्ञान दे करके उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। उनके जीवन का जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बालिकाओं के लिए 10+2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा में व्यवसाय स्तर को लेकर गंभीरता से लिया जाए तथा उन्हें अपनी इच्छा अनुसार विषयों का चयन भी करने को दिया जाए। कह रहे हैं कि बालिका के लिए 10+2 स्तर पर जो भी व्यावसायिक स्तर को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, मतलब कि 10+2 के आधार पर जो भी उसका व्यावसायिक शिक्षा है उसको गंभीर रूप से लेना चाहिए और उसका आसानी जो जिस विषय में उसकी रुचि होती है उसी विषय के अनुसार उसी की इच्छा के अनुसार उसको चयन करना चाहिए। जैसे कि गृह विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, वित्तीय लेख बजट है, कंप्यूटर, शिशु देखरेख प्रशिक्षण, फैक्स सूचना निर्देशन एवं परामर्श, ब्यूटिशियन कोर्स, सिलाई कढ़ाई, लाइब्रेरी कोर्स आदि। अगर इनमें से भी कोई वह विषय लेना चाहती चुनना चाहती तो उसको इन विषयों का चयन करने का उसका पूर्ण रूप से अधिकार है। वह आसानी से इन विषयों का चयन कर सकती है और अपने व्यवसाय के आधार पर वो आगे भी बढ़ सकती है। पिछड़ी जाति एवं जनजाति की बालिकाओं के लिए प्राथमिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। कह रहे हैं कि पिछड़ी हुई जो जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है, इनकी जो लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, उनके लिए भी प्राथमिक शिक्षा का प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्हें भोजन भी देना चाहिए, वर्दी, कॉपी किताब तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। उनको जो उन बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा की भी व्यवस्था करनी चाहिए और उनको भोजन भी देना चाहिए। स्कूल यूनिफॉर्म जो होती है वो यूनिफॉर्म भी देनी चाहिए, कॉपी किताब भी देना चाहिए और जो शिक्षा के प्रति जो धन व्यय होता है वो भी निःशुल्क होना चाहिए। उससे किसी प्रकार की कोई फीस वगैरह नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।